तो चलिए आज इस पर बात करते हैं कि कैसे कोई अतीत में जीने की आदत को तोड़कर एक नया और बेहतर भविष्य बना सकता है। आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को जरा गहराई से समझते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है जो हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस है। वो कहते हैं आपका दिमाग अतीत का एक रिकॉर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? असल में ये हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे असर डालता है? देखिए, ये कहानी शुरू होती है सुबह उठने के साथ ही। ज्यादातर लोग जैसे ही उठते हैं सबसे पहले अपनी पुरानी समस्याओं के बारे में सोचने लगते हैं। और ये जो समस्याएं हैं ये जुड़ी होती हैं कुछ यादों से, और वो यादें जुड़ी होती हैं कुछ लोगों और चीज़ों से। और जैसे ही ये पुराने विचार दिमाग में आते हैं उनके साथ ही वो जानी पहचानी नेगेटिव भावनाएं भी चली आती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं मिलकर ही हमारी होने की अवस्था, या जिसे स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, वो बनाते हैं। तो अगर किसी के विचार भी अतीत से जुड़े हैं और भावनाएं भी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो इंसान असल में अपने अतीत में ही जी रहा है। और ये ना एक ऐसा लूप बन जाता है जो अपने आप चलता रहता है। सोचिए, वही पुराने विचार हमें वही पुराने विकल्प चुनने पर मजबूर करते हैं, जिससे हमारा व्यवहार भी वैसा ही पुराना रहता है, और फिर हमें अनुभव भी वैसे ही मिलते हैं, और आखिर में हमें महसूस भी वही पुरानी भावनाएं होती हैं। और ये चक्र बार बार दिन ब दिन दोहराकर हमारे अतीत को ही हमारा भविष्य बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे तो फिर असल में इंचार्ज कौन है? चलिए उस 95% अचेतन प्रोग्राम को समझते हैं जो असल में हमारी जिंदगी को चला रहा है। ये आंकड़ा सच में काफी चौंकाने वाला है। ऐसा माना जाता है कि 35 साल की उम्र तक हम जो भी हैं उसका 95% हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन में बसे प्रोग्राम्स का एक सेट बन जाता है। इसको ऐसे समझिए कि हमारा 5% सचेत मन एक बहुत ही दुबले पतले इंसान जैसा है, और वो 95% अवचेतन मन रूपी एक बहुत बड़े पावर लिफ्टर को हराने की कोशिश कर रहा है। बस यही वजह है कि सिर्फ इच्छा शक्ति यानी विल पावर के दम पर बदलाव लाने की कोशिश अक्सर फेल हो जाती है। तो आखिर इस पावरफुल अवचेतन प्रोग्राम में होता क्या क्या है? इसमें हमारे रटे रटाए व्यवहार, हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, हमारी आदतें, हमारे नजरिए, हमारी मान्यताएं और दुनिया को देखने का हमारा तरीका शामिल होता है। ये सब कुछ एक तरह से ऑटो पायलट पर चल रहा होता है। तो ये सब जानने के बाद भी बदलाव लाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारा शरीर उन पुरानी जानी पहचानी भावनाओं का आदी हो जाता है, और फिर वो नौकर नहीं बल्कि मालिक बन जाता है। हमारे अंदर ना एक तरह की कश्मकश चलती रहती है। हमारा सचेत मन तो कहता है कि मुझे बदलना है, मुझे खुश रहना है, लेकिन हमारा शरीर जो पुरानी भावनाओं के केमिकल का आदी हो चुका है वो उसी जानी पहचानी स्थिति में रहना चाहता है, भले ही वो स्थिति तकलीफदेह ही क्यों ना हो। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। हमारा शरीर एक असली अनुभव और सिर्फ एक विचार के बीच का फर्क नहीं समझ पाता। जब भी कोई अपने किसी बुरी याद को याद करता है तो शरीर में ठीक वही केमिकल रिएक्शन और वही भावनाएं पैदा होती हैं जैसे वो घटना ठीक उसी पल अभी हो रही हो। ये कहावत इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। शरीर की ये कंडीशनिंग और पुरानी भावनाओं की लत हमारी सचेत इच्छाओं पर इतनी हावी हो सकती है कि बदलाव का रास्ता बहुत ही मुश्किल लगने लगता है। तो क्या इसका मतलब है कि हम इस प्रोग्राम को बदल ही नहीं सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम यानी अपने अवचेतन मन तक पहुंचना होगा, और वहां पहुंचने के लिए हमें अपने एनालिटिकल माइंड यानी विश्लेषणात्मक मन से आगे जाना होगा। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई इस चक्र को तोड़े तो तोड़े कैसे, और इस इतने शक्तिशाली अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम कैसे करे? और इसका जवाब है ध्यान यानी मेडिटेशन। ये हमारे सचेत और अवचेतन मन के बीच की जो दीवार है, हमारा एनालिटिकल माइंड, उसे बाईपास करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। मेडिटेशन के प्रैक्टिस से हम अपनी ब्रेन वेव्स को धीमा करके सीधे उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जा सकते हैं जहां असली बदलाव किए जा सकते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि बदलाव के लिए ना दो रास्ते होते हैं। ज्यादातर लोग किसी संकट, बीमारी या बड़े नुकसान का इंतजार करते हैं और फिर दर्द और पीड़ा की वजह से बदलते हैं। लेकिन एक बेहतर रास्ता भी है, वो है आनंद और प्रेरणा से जानबूझकर सचेत रूप से सीखकर बदलाव को चुनना। तो चलिए अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर। बदलाव लाना कैसे है?
मेंटल रिहर्सल यानी मानसिक अभ्यास के जरिए हम एक नई हकीकत का नक्शा कैसे बना सकते हैं, इसे समझते हैं। एक नया स्व बनाने की इस पूरी प्रोसेस को एक बगीचे की तरह सोचा जा सकता है। पहला कदम खरपतवार निकालना, यानी अपनी पुरानी अनचाही आदतों को पहचान कर उन्हें छोड़ने का पक्का फैसला करना। दूसरा, मिट्टी तैयार करना, यानी ध्यान की अवस्था में जाना। और तीसरा, नए बीज बोना, यानी अपने मन में उस भविष्य का बार बार अभ्यास करना जिसे कोई जीना चाहता है। और ये टेक्निक काम इसलिए करती है क्योंकि जैसा हमने पहले भी समझा, हमारा दिमाग एक असली अनुभव और एक बहुत ही साफ साफ कल्पना किए गए अनुभव के बीच फर्क नहीं कर सकता। इस मानसिक अभ्यास से हम सचमुच अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो अनुभव पहले ही हो चुका हो। जब इस टेक्निक को लगातार प्रैक्टिस किया जाता है तो एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमारा दिमाग अब सिर्फ अतीत का एक रिकॉर्ड नहीं रह जाता, बल्कि वो भविष्य का एक नक्शा बन जाता है जो हमें हमारी नई जिंदगी की तरफ गाइड करता है। पर अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अब आता है सबसे जरूरी और आखिरी हिस्सा, अपने बनाए हुए भविष्य को अभी महसूस करना। क्योंकि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, हमें शरीर की भाषा भी बोलनी होगी। यहाँ मन और शरीर का कनेक्शन समझना जरूरी है। देखिए, दिमाग की भाषा है विचार, यानी एक एकदम साफ इरादा, और शरीर की भाषा है भावनाएं, यानी एक ऊंची पॉजिटिव भावना। जब कोई अपने साफ इरादे को एक पॉजिटिव भावना के साथ मिला देता है, तभी एक नई हकीकत बनना शुरू होती है। और जाते जाते एक आखिरी बात जो याद रखना बहुत जरूरी है, जो काफी पावर देती है। सिर्फ इसलिए कि मन में कोई विचार आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। अपने आप आने वाले नेगेटिव विचारों से खुद को अलग करना सीखना होगा और उन्हें अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की इजाजत नहीं देनी होगी। तो ये सब जानने के बाद अब सोचने का समय है कि आज से कौन सा भविष्य बनाना शुरू किया जा सकता है।